यहीं पे थे अपन ने ट्रांसपोज पे, यहीं पे छोड़ा था लेक्चर में। नहीं मालूम है, इसकी प्रॉपर्टीज़ बहुत सारी हैं, इसलिए ये लिख दिया वापस। ये अपन ने पढ़ा था ट्रांसपोज, अगर ये मैट्रिक्स है तो ये उसका ट्रांसपोज है। अब देखो ध्यान से बेटा, मतलब अगर आप ध्यान से देखो तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ, ए आई जे एलिमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू ए जे आई एलिमेंट ऑफ ए डैश या ए टी, जो बोलना है। ठीक, यहाँ तक कोई तकलीफ? अब देखो ध्यान से, मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, और मान रहा हूँ यहाँ पर कि ए आई जे जो है वो रियल नंबर है ना, रियल नंबर्स हैं ये सारे। तो भाई रो उठेगा कॉलम पे जाएगा, तो ध्यान से देखो ये मैट्रिक्स लिख रहा हूँ, ये रो उठा और इस कॉलम पे गया, तो जो पहला यहाँ पे एलिमेंट आएगा ये आएगा। ठीक लिखा क्या? हाँ ठीक लिखा। फिर दूसरे पे जाएगा A11, बोलो A21 प्लस A12 A22 A13 A23। फिर वो तीसरे पे जाएगा, मदद करो यार तुम लोग, A11 A31 A12 A32 A13 A33। अब देखो फिर से इसका काम हो गया, अब ये चलेगा, इस पे आएगा, तो यहाँ पे जो एलिमेंट आएगा A21 A11 A22 A12 A23 A13, और यहाँ पर आएगा है ना बेटा, फिर यहाँ पर आ जाएगा A21 A31 A22 A32 A32 A33, ये आएगा ना 23। इसका भी काम हो गया। अब ये लेके आते हैं A31 A11 A32 A12 A33 A13, यहाँ पर आएगा A31 A21 A32 A22 A33 A23, यहाँ पर आएगा A31 का स्क्वायर A32 का स्क्वायर और A33 का स्क्वायर। यहाँ तक ठीक? अब देखो दिया हुआ है ऐसा कि ट्रेस ऑफ AAT इज इक्वल टू 0, इसका ट्रेस की वैल्यू 0 है। ट्रेस मैंने बताया था डायगोनल्स का सम, तो अगर ट्रेस AAT 0 है, इसका मतलब ये हुआ इनका सम 0 है डायगोनल्स वाले का, तो ये आ जाएगा बेटा A11 स्क्वायर प्लस A12 स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू A33 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और ये सारे रियल नंबर्स हैं, पहले ही माना हुआ है, और ये परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर का सम 0 तभी हो सकता है जब सारे के सारे क्या हों 0। इसका मतलब ये हुआ कि A11 इक्वल टू A12 एंड सो ऑन ऑल आर इक्वल टू 0। ऑल आर इक्वल टू सारे एलिमेंट क्या है 0, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि इसलिए मैं ए को क्या बोलूँगा नल मैट्रिक्स? अरे हाँ कि ना?
तो एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी निकल गई कि अगर AAT का ट्रेस 0 है, इसका मतलब A क्या है, नल मैट्रिक्स। नोट ध्यान रहे, रियल नंबर होना चाहिए, ये जरूरी है कंडीशन। है रियल नहीं हुआ, इमेजनरी हुआ तो लफड़ा हो जाएगा। आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1, तो वहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि सारे जीरो हों फिर, तो ये रियल होना ज़रूरी है। यहीं पे लगे हाथ एक और डेफिनीशन है, वो लिख देता हूँ, बस वो डेफिनीशन नाम पता होना चाहिए। इफ़ AAT इज इक्वल टू आई समझते हैं ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, देन A is called ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, है ना। ये नाम बस है, नाम याद रख लीजिए। अगर AAT का प्रोडक्ट I के बराबर आ जाए तो ये को बोलते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। दूसरी प्रॉपर्टी देखिए इसकी, ये पहली प्रॉपर्टी हो गई ट्रांसपोज की। दूसरी प्रॉपर्टी देखिए, आप मुझे बताएं, एक मैट्रिक्स ए है, ये उसका ट्रांसपोज है ना, डिटर्मिनेंट ले रहा हूँ इसका मतलब डिटर्मिनेंट, दोनों का डिटर्मिनेंट की वैल्यू सेम आएगी कि अलग अलग,
सेम आएगी, हाँ कि ना। ये दूसरी प्रॉपर्टी हो गई, इसमें प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है कि दोनों का डिटर्मिनेंट क्या होगा, सेम। नोट कर लीजिए। अब देखिए अगली बात करें। दो मैट्रिक्स हैं ए प्लस बी किया, फिर उनका ट्रांसपोज ले रहे हैं, ए प्लस बी का ट्रांसपोज। तो दो मैट्रिक्स ऐड तभी कर सकते जब कंपेरेबल हो, सेम ऑर्डर के हों, पढ़ाया था ना आपको। तो ए प्लस बी की पावर टी मतलब इसका ट्रांसपोज लेना है, तो अपन ऐसा बोल सकते हैं विच इज ए, अगर मैं बोलूँ ए आई जे एलिमेंट ऑफ ए प्लस बी की पावर टी इज इक्वल टू ए जे आई एलिमेंट ऑफ ए प्लस बी। अरे हाँ कि ना, तो सी लिख लो। अगर इसका आई जे एथ एलिमेंट लिखते हैं तो ए प्लस बी का कौन सा लेंगे, जे आई एथ एलिमेंट, हाँ कि ना। और सी जे आई क्या है, सी जे आई विल बी इक्वल टू ए जे आई प्लस बी जे आई। समझ गए क्या? ए जे आई मतलब ए का जे आई एथ एलिमेंट और बी मतलब बी का जे आई एथ एलिमेंट। अरे हाँ कि ना, ऐसा बोल सकते हैं ए आई जे ऑफ ए टी, ये ए का ए जे आई है, तो ए आई जे ऑफ ए टी प्लस बी आई जे ऑफ बी टी। मतलब ऐसा बोल सकते हैं ए आई जे प्लस बी आई जे ऑफ ए टी प्लस बी टी, यानी सी आई जे ऑफ ए टी प्लस बी टी। तो जो सी आई जे इसका लिए थे वही सी आई जे इसका आया, सेम एलिमेंट हो गया। यानी मैं क्या बोल सकता हूँ कि ए प्लस बी होल का टी विल बी इक्वल टू ए टी प्लस बी टी। इसमें कोई डाउट है क्या? प्लस माइनस दोनों। प्रूफ कोई नहीं पूछेगा आपसे, आपको प्रॉपर्टीज ध्यान रखनी चाहिए। प्रूफ इसलिए बता देता हूँ कि थोड़ा आपको कॉन्फिडेंस रहे कि ठीक ठाक बात है। और प्रॉपर्टी देखें, एक मैट्रिक्स है के ए ले लिया, के कांस्टेंट, और इसका ट्रांसपोज ले रहे हैं। थोड़ा याद करो, के ए अगर करेंगे तो सारे एलिमेंट के से मल्टीप्लाई होंगे, और ट्रांसपोज ले लिया, तो ट्रांसपोज ले लिया तो वापस से के तो सब में रहेगा ही रहेगा, तो के तो बाहर आ जाएगा और अंदर जो बचेगा वो ए ट्रांसपोज होगा। समझ में आ रहा है क्या? हाँ कि ना। करके बताऊं कि समझ में आ गया? पूरा आ गया सबको? सारे एलिमेंट के से मल्टीप्लाई हुए, फिर रो कॉलम इंटरचेंज हुआ, उसके बाद भी के तो बाहर आ जाएगा, फिर रो कॉलम इंटरचेंज वाला बचा रहेगा, वो क्या है, 80, तो के 80। हाँ, डिटर्मिनेंट थोड़ी लिया है, मैट्रिक्स ही है। के क्यूब तो तब आता जब डिटर्मिनेंट लगा था ना, तो मैट्रिक्स ही है ना। कंफ्यूजन है क्या भाई? बहुत सारा नहीं लिखने वाला मैं।
ये है ना के, तो मैं बोल रहा हूँ के ए का ट्रांसपोज ले लो, तो के ए का ट्रांसपोज लोगे तो ऐसा हो जाएगा ना, ऐसा होगा ना। तो अभी भी के ही बाहर आएगा ना, मैट्रिक्स ही है ये, तो के बाहर आया, क्या बचा, 80, वही लिखा है के 80। अब देखो ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी टी 80। दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट का अगर ट्रांसपोज लेंगे तो उल्टा होके ट्रांसपोज प्रोडक्ट आता है। लेट्स सी कैसे, देखो ध्यान से, एक मिनट बोर्ड पे देख लो, लिख लेना। सी आई जे एलिमेंट ऑफ ए बी टी से शुरू कर रहे हैं, वापस से सी आई जे किसका एलिमेंट होगा वो अपने को शो करना है। सी आई जे एलिमेंट ऑफ ए बी टी इज इक्वल टू सी जे आई एलिमेंट ऑफ, बोलो ए बी, हाँ या ना। और सी जे आई जो होता है वो ये होता है, अगर आपको याद हो, ए बी तभी डिफाइंड होगा जब ए एम क्रॉस पी टाइप की चीज़ हो और बी जो है वो पी क्रॉस एन टाइप की चीज़ हो, याद है। तो सी जे आई जो आएगा वो आएगा, बोलो ए जे के इंटू बी के आई, जे आई चाहिए ना, और के जाता था कॉमन वाला 1 to p, अगर आपको ध्यान हो तो, ध्यान है ना, ठीक। अब देखो हमारा टारगेट है आई जे लेकर आना, तो ये ए जे के बी के आई को क्या मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, के इक्वल टू 1 to p बी के आई इंटू ए जे के। अरे प्रोडक्ट में थोड़ा इधर उधर कर लूँगा तो कोई दिक्कत है, 2 into 3 हो या 3 into 2 हो, क्या फ़र्क पड़ता है, एक ही बात है ना। तो बी के आई और ए जे के, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। तो ये बी के आई किसका एलिमेंट है, किसका एलिमेंट है, बी का, और ये किसका एलिमेंट है, ए का, हाँ कि ना। तो देखो इसको मैं, अब देखो ज़रा बदमाशी, और देखो इसको लिख रहा हूँ बी आई के, और इसको लिख रहा हूँ ए के जे। अब ये किसका एलिमेंट है, बी टी, ये किसका एलिमेंट है, ए टी, नहीं आया। अब देख बेटा के और के कॉमन आया दोनों में, बीच वाला, तो ये उड़े आएगा ना, तो क्या बचेगा, सिग्मा के इक्वल टू 1 to p सी आई जे, आएगा कि नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, ऑफ बी टी ए टी, नहीं आया, सी आई जे ऑफ बी टी ए टी। तो सी आई जे इसका लिए थे और वो किसका बन गया, इसका। तो वी कैन से ए बी टी इज इक्वल टू बी टी ए टी। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये प्रूफ आपसे कोई नहीं पूछने वाला है, आप सिर्फ कंफर्टेबल हो जाएं इसलिए मैं प्रूफ बताता हूँ। आपको ये प्रॉपर्टी याद रखनी है, ए बी टी इज इक्वल टू बी टी ए टी।
अब कोई एक और चीज़ अब बढ़ें आगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का बेसिक डेफिनेशन है ए आई जे इक्वल टू ए जे आई। अगर ऐसा है तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखो, A12 A21 A13 A31 A23 A32 सेम होने चाहिए। इससे कोई लेना देना नहीं है, बीच वाले से कोई लेना देना नहीं है। लो इसको लिख देता हूँ 1 2 3। समझ रहे हो आप? ए आई जे मस्ट बी इक्वल टू ए जे आई, तो बोलेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, अब मुझे बताओ ए टी क्या आएगा? सेम आएगा ना। तो ये इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए टी इक्वल टू ए आएगा, और अगर ए टी इक्वल टू ए है तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो आज के बाद अगर हमें प्रूफ करना है कि ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक से प्रूफ करो, तो हम क्या प्रूफ कर देंगे? ए टी इक्वल टू ए। फिर आगे बड़ी बात, स्क्यू सिमेट्रिक। सिंपल सा इसका रहता है ए आई जे इक्वल टू माइनस ए जे आई। अगर ऐसा है तो बोलेंगे स्क्यू सिमेट्रिक है। अब देखो यहाँ पर एक अच्छी बात है, व्हेन आई इक्वल टू जे, ये तो सबके लिए होल्ड करता है। तो आई और जे बराबर होगा तो ए आई आई इज इक्वल टू माइनस ए आई आई, यानी 2ai इक्वल टू 0, यानी ai इक्वल टू 0। ये इंपॉर्टेंट चीज़ निकली। ai मतलब प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स a11 a22 a33, तो वो सारे क्या होने चाहिए? 0। इसमें ऐसा कुछ नहीं था, ai इक्वल टू aii। ठीक है भाई, ai इक्वल टू aii वो तो हमेशा ही होगा। तो यहाँ पर ऐसा कोई कंडीशन नहीं था, लेकिन यहाँ पर कंडीशन आ गई कि प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? 0। तो कुछ ऐसी चीज़ होगी 0 बी सी माइनस बी 0 ए मान लो, फिर यहाँ माइनस सी माइनस ए 0। पल्ले पड़ रही है बात? प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे? 0। 100% तय बात हो गई। नोट करो। अब देख बेटा, ये है, अगर ट्रांसपोज की बात करें तो आएगा 0 माइनस बी माइनस सी बी 0 माइनस ए सी ए 0। अरे यही आएगा ना? हाँ कि ना? अच्छा,
अब -1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, -1 से, तो सारे एलिमेंट -1 से मल्टीप्लाई होंगे, तो ये तो 0 रहा, ये क्या हो जाएगा, बी सी। देखा, वही आ गया। यानी अगर स्क्यू सिमेट्रिक है तो क्या आ गया, AT इज इक्वल टू माइनस। अब देखो, दोनों तरफ अपन डिटर्मिनेंट निकालते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ AT इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ -A। ध्यान से सुनना, दो केस ले रहा हूँ। मान लो A जो है वो 3/3 का है, ये वाला केस। भाई स्क्वायर होगा तभी डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं, ये तो मालूम होगा। पहले 3/3 लेते हैं और एक केस ले लेते हैं, A जो है वो 4/4 का है। दो केसेस लेके आपको समझाता हूँ, ठीक है। अगर 3/3 का है तो ध्यान से देखो, अभी पढ़ा था AT का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A, अभी पढ़ा था ना। अब -A का डिटर्मिनेंट और 3/3 का है, तो -1 -1 -1 तीनों में से कॉमन आ जाएगा क्या। अरे A का डिटर्मिनेंट है और फिर -A कर रहा हूँ और फिर डिटर्मिनेंट ले रहा हूँ, तो -A करना मतलब सब में माइनस मल्टीप्लाई है, तो -1 -1 डिटर्मिनेंट ले लिया ना, तो क्या आएगा, -1 का क्यूब, अंदर बचेगा डिटर्मिनेंट ऑफ A, नहीं आया। तो यानी डिटर्मिनेंट ऑफ A और -1 का क्यूब होता है -1 इज डिटर्मिनेंट ऑफ -A, यानी 2 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ A इज 0, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ A क्या आया, 0, नहीं आया। अच्छा, 4/4 का होगा तो लिखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू -1 की पावर 4 डिटर्मिनेंट ऑफ A, और -1 की पावर 4 क्या होता है, 1, तो डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A ऑलवेज ट्रू। अरे हाँ कि ना, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ निकली। क्या निकली कि किसी भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाला जाए, अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाला जाए अगर, तो वो 0 होगा अगर वो ऑड ऑर्डर का है। 3/3 5/5 7/7, तो यहाँ ऑड पावर आएगा तो क्या आएगा, 0। इवन ऑर्डर का है तो हम कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन ऑड ऑर्डर का होगा तो क्या होगा, 0। यानी एक बड़ी मज़ेदार चीज़ क्या निकली कि डिटर्मिनेंट ऑफ ऑड ऑर्डर्ड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज ऑलवेज 0। निकालने की जरूरत ही नहीं है, हमेशा क्या आएगा, 0। मतलब अगर इसका डिटर्मिनेंट कोई बोले निकालो तो क्या आएगा, 0। आप निकाल के भी देख सकते हो, डिटर्मिनेंट क्या आएगा, 0। नोट करो।
अब देखो मानते हैं एक बी मैट्रिक्स है, वो है ए प्लस ए टी। दो मैट्रिक्स को सम किया, वो मान लिया बी। तो देखो जरा, अगर मैं बी टी निकालूं तो बी टी मतलब ए प्लस ए टी का टी, और ये प्रॉपर्टी पड़ी थी ए टी प्लस ए टी का टी, यानी ए टी और ए टी का टी इज ए अगेन बी, बी ही माना है ना, यानी क्या आ गया बी टी इक्वल टू बी, यानी बी इज सिमेट्रिक। अरे हाँ कि ना, बी हमेशा क्या आएगा सिमेट्रिक, मतलब ए प्लस ए टी इज ऑलवेज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अच्छा, अब देखो एक मैट्रिक्स सी मानता हूँ ए माइनस ए टी, तो अगर सी टी निकालें तो आएगा ए माइनस ए टी का टी, यानी ए टी माइनस ए टी का टी, यानी ए टी माइनस ए माइनस सी, तो सी टी इज इक्वल टू माइनस सी, यानी सी इज स्क्यू सिमेट्रिक। हाँ कि ना, समझ में आई बात। अब देखो ध्यान से, अगर इन दोनों को ऐड कर दें, जोड़ देते हैं, तो क्या आएगा 2a, अरे आएगा कि नहीं। तो क्या मैं a को ऐसे लिख सकता हूँ 1/2 a प्लस ए टी प्लस 1/2 a माइनस ए टी। अरे हाँ कि ना, वो मैं पहले भी लिख सकता था, बट लिख तो सकता हूँ ना। देखो ना, जोड़ो ना, ए टी वाला पार्ट तो कट जाएगा। लेकिन अब एक चीज़ बड़ी क्लियर हो गई। क्या क्लियर हो गई? कि ये वाला जो पार्ट है ये सिमेट्रिक है, और ये वाला जो पार्ट है वो स्क्यू सिमेट्रिक है। यानी दुनिया के किसी भी मैट्रिक्स को दो पार्ट में तोड़ा जा सकता है, वन पार्ट इज अनदर इज हाफ वाला फैक्टर नहीं भूलना। तो ये एग्जाम में बोर्ड वालों का फेवरेट क्वेश्चन होता है। एक मैट्रिक्स दे देंगे, बोलेंगे राइट इट एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। कोई तकलीफ नहीं, ए दिया रहा है, ए टी निकाल लिया, दोनों को जोड़ के हाफ कर दिया तो वो हो गया सिमेट्रिक वाला पार्ट, और दोनों घटा के हाफ कर दिया तो कर लोगे ना, कि कराऊं क्वेश्चन, कर लोगे ना। हे ईश्वर, देखो जैसे अपने पास एक क्वेश्चन आया
बोल रहा है कि इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस then show that AB is symmetric if and only if AB equal to BA। तो देखो इसको प्रूफ करते हैं। A और B सिमेट्रिक दिया है तो प्रूफ करना है कि AB सिमेट्रिक होगा अगर ये होल्ड करेगा, और इफ एंड वनली इफ का मतलब होता है अगर ये होल्ड करेगा तो ए बी सिमेट्रिक होगा, वाइस वर्सा चलता है। इफ एंड वनली इफ तभी लगाया जाता है जब हम नेसेसरी एंड सफिशिएंट की बात करते हैं, मतलब ये मान के ये प्रूफ करें और फिर ये मान के ये प्रूफ करें, दोनों में ये कंडीशन तो कॉमन है, ये तो दिया ही हुआ है। ठीक है, तो देखो पहले प्रूफ करते हैं कंडीशन इज नेसेसरी। ये 10th क्लास में थ्योरम्स वगैरह अगर पढ़े हो तो इसमें इफ एंड वनली इफ यूज़ करते थे ज्योमेट्री के प्रॉब्लम्स। कोई बात नहीं, देखो ए और बी सिमेट्रिक है तो ए इक्वल टू 80 है और बी इक्वल टू 80। अब ये मानेंगे और ये प्रूफ करेंगे। ठीक है, लेट ए बी इज सिमेट्रिक। तो ए बी इज सिमेट्रिक मतलब ए बी टी इज इक्वल टू ए बी, यही दिया हुआ है ना, हाँ कि ना। और ए बी टी पढ़ा था, बी टी ए टी, हाँ कि ना। और बी टी किसके बराबर है, बी के, ए टी किसके बराबर है, ए के। सो बी ए इज इक्वल टू ए बी। नेसेसरी कंडीशन प्रूव हो गई, ये माना और ये प्रूव कर दिया। अब कंडीशन इज सफिशिएंट। तो कंडीशन इज सफिशिएंट, ए तो ए टी है ही, इसमें कोई दिक्कत नहीं, और बी बी टी ये तो दिया ही हुआ है। सफिशिएंट ये मानेंगे और ये प्रूफ करेंगे। इसमें क्या है, तो सड़ी चीज़ है। ए बी और बी को लिख देते हैं बी टी, और ए को लिख देते हैं ए टी, और बी टी ए टी को लिख देते हैं ए बी टी। अरे यार, तो बोल सकते हैं ना ए बी इज सिमेट्रिक, हाँ कि ना। वही कान पकड़नी है, एक बार इधर से और एक बार इधर से, पल्ले पड़ी है बात, हो गया प्रूफ। ये होगा तो ये होगा, वो होगा तो ये। अब देखो AAT एंड ATA आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस, ये अपन को प्रूव करना है। मतलब AAT हो या ATA हो, प्रोडक्ट हमेशा सिमेट्रिक होगा। बड़ा आसान है। देखो मान लेते हैं लेट B इज इक्वल टू AAT,
हमारा टारगेट क्या है, बी टी इक्वल टू बी प्रूव करना, बोलते नहीं हो, बी इक्वल टू ए टी माना तो बी को सिमेट्रिक प्रूव करना, मतलब बी टी इक्वल टू बी ए, सॉरी बी टी इक्वल टू बी प्रूव करना है, तो बी टी निकालना पड़ेगा। तो बी टी इज ए टी का टी, ये कितना आ जाएगा, ए टी का टी और फिर ए का टी, अरे उल्टा हो जाता है ना, और ए टी का टी इज ए और ए टी, ए टी क्या है बी, तो बी टी आ गया बी, बी टी इक्वल टू बी मतलब बी इज सिमेट्रिक। अरे हाँ कि ना, ये भी प्रूव कर लोगे ना, तो ये रिजल्ट अगर ध्यान रह जाए तो कोई बुराई नहीं है, ए टी एंड ए टी ए बोथ आर ऑलवेज सिमेट्रिक। अब कुछ फिर से मैट्रिक्स के टाइप्स, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स A is said to be involutory if A स्क्वायर इज इक्वल टू आई। अगर एक मैट्रिक्स है उसका स्क्वायर कर रहे हैं, वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए तो उसको नाम दिया गया है इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। नोट करो, ये नाम पता होने चाहिए, है ना, नाम पे पूरा खेल होता है। दे देंगे ये मैट्रिक्स इनवॉल्यूटरी है या नहीं, तो भाई पता करने का तरीका तभी होगा जब आपको डेफिनेशन मालूम। उसके बाद आया पीरियोडिक मैट्रिक्स। इसने बोला स्क्वायर मैट्रिक्स A is said to be periodic if A to the power n plus 1 is equal to A, the least value of n is called its period. नोट करिए, इसका मतलब ये है बेटा, जैसे मान लो अपने पास आया ए क्यूब इज इक्वल टू ए, मतलब ए को 3 बार मल्टीप्लाई किया वापस ए आ गया, तो एन की वैल्यू कितनी हुई 2। 1 कौन बोला, सर तोड़ दूंगा बता रहा हूँ, एन प्लस 1 3 है तो एन 1 हो गया। एन कितना हुआ 2, तो पीरियड क्या आ गया, पीरियड क्या हुआ 2। देख अगर ए क्यूब ए है, ध्यान से देख, तो ए की पावर 6 अगर देखेंगे तो ए क्यूब का स्क्वायर, अरे बोल तो क्या आएगा ए स्क्वायर,
अरे हाँ कि ना। अब A6 और A कर रहे हैं दोनों तरफ, तो A स्क्वायर इंटू ए, यहाँ A7 आया, यहाँ A³ आया, तो A³ वापस से क्या हो गया A। तो देख A³ भी A है, A7 भी A है। अरे हाँ कि ना। तो पीरियड हम 2 बोलेंगे कि 6 बोलेंगे? 2। क्यों, क्या लिखा है? तो ऐसा नहीं कि एक बार A हो गया दोबारा A नहीं होगा, दोबारा भी A होगा, बट हम दोबारे वाले के बारे में कोई फिक्रमंद नहीं है। सबसे पहले जब A हो गया, लीस्ट पावर वाला जो लेंगे, दैट विल बी द पीरियड। अरे हाँ कि ना, नोट कर लो। फिर आगे बढ़ी बात, एक और मैट्रिक्स, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स सीधा सा है, इट इज अ पीरियोडिक मैट्रिक्स विथ पीरियड 1। तो अगर पीरियड 1 है, मतलब n1 है, मतलब A स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू A। ये बेसिक डेफिनेशन है। अगर A स्क्वायर इक्वल टू A आ जाए तो क्या बोलेंगे? आइडेम्पोटेंट। ठीक है, नोट करो। सबसे छोटा पीरियड इसी का होता है, क्योंकि पीरियड मैंने लिखा है नेचुरल नंबर, तो सबसे छोटा नेचुरल नंबर 1 हो सकता है। तो सबसे छोटा पीरियड वाला जो मैट्रिक्स है उसको बोलते हैं आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। अब देखो, मान लो एक क्वेश्चन लेते हैं, गिवन AB इक्वल टू A एंड BA इक्वल टू B, देन प्रूव दैट A and B are आइडेम्पोटेंट मैट्रिसेस। देखो, बोला ये दिया है, ये दिया है, तो बोलो A और B जो आइडेम्पोटेंट। आइडेम्पोटेंट मतलब A स्क्वायर को A प्रूफ करना है और B स्क्वायर को B प्रूफ करना है। तो A स्क्वायर से शुरू करते हैं, लेट्स सी। वी हैव A इज इक्वल टू AB, A इक्वल टू AB, सो A स्क्वायर इज इक्वल टू A इंटू A, A स्क्वायर, और A की वैल्यू क्या? AB, तो AB इंटू AB। अरे हाँ कि ना। A BAB, अरे एसोसिएटिव होता है ना। BA किसके बराबर है? तो ABB नहीं आया। AB, अरे ये है ना, तो AB क्या है? A स्क्वायर इक्वल टू, तो A इज, अरे B को करोगे ना आप प्रूव, करो।
आप करो फटाफट, बी को आइडेम्पोटेंट प्रूव करो, बी स्क्वायर को बी प्रूव करना है। हो गया क्या? बी स्क्वायर इक्वल टू बी, सबसे हो गया। बी स्क्वायर से यहाँ मतलब बी ए इंटू बी ए करेंगे, फिर ए बी बीच में फंसेगा, उसको ए करेंगे, फिर बी ए इंटू ए आएगा। नहीं आया? देखो, इफ ए एंड बी आर टू matrices, if A and B are two matrices, if A and B are two matrices such that AB is equal to A, AB is equal to A and BA is equal to B and BA is equal to B, then prove that AT समझते हो ना, A ट्रांसपोज AT and BT आर आइडेम्पोटेंट। अभी आपने ए और बी प्रूव किया आइडेम्पोटेंट सेम कंडीशन के लिए, अब आपको ये प्रूव करना है AT एंड BT आर आइडेम्पोटेंट। मतलब AT का स्क्वायर इज इक्वल टू AT, ये प्रूव करना है। BT का स्क्वायर इज इक्वल टू BT। हे प्रभु, हुआ क्या? AT मतलब हो गया AB का T यानी BT AT। हमें निकालना है AT का स्क्वायर, तो AT का स्क्वायर इज AT यानी BT AT BT AT। अरे हाँ कि ना? और AT BT को लिख दिया BA का T। अरे हाँ कि ना? और BA इज B, सो BT AT। अरे यार, और ये BT और इस BT AT को लिख दिया AB का T और AB को लिख दिया A, तो AT और BT AT, BT AT इज अगेन AT। तो AT का स्क्वायर इज इक्वल टू
AT मतलब AT इज आइडेम्पोटेंट, सेम लॉजिक से BT को भी आइडेम्पोटेंट करो। किसी को डाउट है बेटा तो पूछ लो, समझ में आया सबको? BT वाला कर लोगे ना अब? ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। नीलपोटेंट मैट्रिक्स डेफिनेशन लिख लो। A square matrix A is said to be nilpotent of index n if वो मतलब नल मैट्रिक्स है ना, एक ही पावर एन जो। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो ये आया O, लेकिन ये O नहीं होना चाहिए है ना, शर्त ये है। तो बोलेंगे इंडेक्स 3 का ये नीलपोटेंट मैट्रिक्स, क्योंकि ये अगर 0 हो गया तो अब समझो अगर A4 निकालोगे तो A³ इंटू A अगेन O आ जाएगा, तो बाकी के तो सब 0 हो जाएंगे। तो सबसे पहले कहाँ 0 हुआ है? 3 पे, तो इसलिए इसका इंडेक्स क्या हुआ? 3। उसके पहले 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसके पहले 0 हुआ तब तो ये 0 होगा ही नहीं। आया समझ गए ना? तो सबसे पहले जब 0 होगा तो उसको बोलेंगे नीलपोटेंट ऑफ इंडेक्स n। आ गया समझ में? डेफिनेशन है, याद रखना है और कुछ नहीं। 1 1 3 5 2 6 -2 -1 -3। पता करो ये नीलपोटेंट मैट्रिक्स है कि नहीं, और है तो इंडेक्स क्या है, निकालो। क्या तरीका है? हमारी ए है, A² निकालो, 0 हुआ कि नहीं हुआ, नहीं हुआ तो फिर A³ निकालो, 0 हुआ कि नहीं हुआ तो फिर A4 निकालो। कोई टेक्निकल बात नहीं है इसमें, कोई दिमाग वाला खेल नहीं है, हमाली वाला खेल है। अब A इंटू A कर पाओगे ना, तो करो ना, खा कर रहे हो बैठ के, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन सिखाया है ना आपको, करो जल्दी से। तो भाई ज़बरदस्ती 0 ना करना।
ए स्क्वायर 0 आ गया है। रिकॉर्डिंग चल रही है, नहीं तो मैं कुछ बोलने वाला था। ए स्क्वायर 0 आ गया। कितने आलस से भरे हुए तुम लोग। टालने के मतलब मेरे पास आंसर ना हो तो मेरे को तुम लोग घुमा दो, बिल्कुल हो गया सर। पहला रो 0 आने का मतलब थोड़ा ही वो 0 हो गया पूरा। खाली पहला रो देखा 0 0 आ रहे हो गया बस। अब आगे बाकी के एलिमेंट कौन निकालेगा? हाँ मान लिया ना, ए क्यूब 0 है। कुछ नहीं छुआ है, बाजू में केक बनता है ना, चूहे आते हैं खाने के लिए। आ गया ए क्यूब 0 आएगा ही, तो इंडेक्स क्या हो गया 3। ये टाइम पर सवाल आते रहते हैं तो थोड़ा देख लीजिएगा, है ना। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालते हैं। डिटरमिनेंट का एडजॉइंट निकाला था ना, एडजॉइंट याद है। मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालते हैं। चलो, अगर एक मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स है थ्री बाई थ्री पे समझा दूँ, उससे ज़्यादा सिलेबस में आता नहीं है, ज़बरदस्ती क्यों अपन इन पे जाएं। ये एक ए मैट्रिक्स है, तो एक मैट्रिक्स बनाया गया, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स। इनके कोफैक्टर्स निकाल सकते हैं ना, उनका एक मैट्रिक्स बनाया गया। मान लो उसको अपन ने बोला सी, A11, A12, A13, A21, A22, ए यूज़ कर लिया है तो सी ले लेते हैं, C11, C12, C13, C21, C22, C31, C32, C33। ठीक है बेटा। और फिर इसका ट्रांसपोज ले लेंगे, C11, C21, C31, C12, C22, C32, C13, C23, C33। ये जो ट्रांसपोज लिया गया इसी को बोला गया एडजॉइंट ऑफ ए। समझ में आया क्या? वहाँ पे ट्रांसपोज लेने की ज़रूरत नहीं थी डिटर्मिनेंट में। यहाँ पे पहले कोफैक्टर का मैट्रिक्स निकालेंगे और फिर उसका ट्रांसपोज लेंगे, तो जो मैट्रिक्स बनेगा उसको बोलेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। नोट कर लो।
लिख लिया क्या? आइए, ए और एडजॉइंट ए को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है बेटा, इनको मल्टीप्लाई अगर करें तो फिर वही रो कॉलम पे जाएगा, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। ये जाएगा इस पे, तो जब वो उस पे जाएगा समझ रहे हो, डेल्टा आ जाएगा। डिटर्मिनेंट की वैल्यू आएगी ना, वो नहीं आया। और ये जब इस पे जाएगा तो 0, अरे पढ़ा था ना, 0 0 डेल्टा 0 0, आया नहीं आया? डेल्टा कॉमन आ गया और क्या बचा अंदर? आई। आया कि नहीं आया? अरे बोलो यार, डेल्टा को डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिख दूं तो कोई तकलीफ? आ गया समझ में क्या सबको? यानी ए इंटू एडजॉइंट ए आया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। अगर थर्ड ऑर्डर का है तो आई थर्ड ऑर्डर का आएगा, अगर nth ऑर्डर का है तो आई nth ऑर्डर का आएगा। नोट करिए। अच्छा आप देखो बच्चा, अगर अपन उल्टा करें एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, समझ गए? वो मैट्रिक्स इधर आ गया, वो मैट्रिक्स उधर चला गया। करूं मल्टीप्लिकेशन? तो अब समझ रहे हो ना, ये उठेगा इस पे जाएगा। अरे यार नहीं आ रहा है, वो उस पे रख, डेल्टा आया कि नहीं आया? इसका मतलब क्या सीखा? ये सीखा कि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई इज इक्वल टू ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। सीखा नहीं सीखा? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये बहुत काम आएगी, ये आता रहता है, ये प्रॉपर्टी आपको ध्यान देनी चाहिए। एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई इज इक्वल टू ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। मतलब प्री मल्टीप्लिकेशन करो ए का या पोस्ट मल्टीप्लिकेशन करो एडजॉइंट से, वैल्यू सेम आती है। ये प्रॉपर्टी अगर आपको याद नहीं है तो आपको सोच रहे होंगे ये हो क्या रहा है, बट ये मैंने डे 1 पे बताया था और बोला भी था वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। आगे बढ़ूँ क्या? अब ये जो इक्वेशन आया है उसका डिटर्मिनेंट ले रहा हूँ, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई। अरे बोल सकता हूँ ना, बोल ही नहीं रहो यार, सोते रहते हो तुम लोग, नींद मेरे को आ रही है, सो तुम रहे हो। देखो कैसा हुआ? अब सोच, ये रियल नंबर है,
देखना डेल्टा 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 घुसा हुआ है और इसका डिटर्मिनेंट ले रहे हैं, तो डेल्टा क्यूब बाहर आएगा, नहीं आएगा, तो ये आ जाएगा डेल्टा क्यूब और क्या बचेगा अंदर, डिटर्मिनेंट ऑफ आई, नहीं आया क्या। अब nth पावर का होता तो n लिख दूं जनरल के लिए, तो देख एडजॉइंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n, और i का डिटर्मिनेंट 1 होगा, समझ में आता है, डिटर्मिनेंट क्या आएगा 1, तो ऐसा लिख सकते हैं क्या, एडजॉइंट ऑफ ए, ये इधर गया पावर प्रोवाइडेड, डिवाइड कब कर पाएंगे, जब ये 0, ये डिटर्मिनेंट में भी प्रूव किया था यार। ध्यान रहे ये सारा काम स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए हो रहा है, ये किसी भी ना लगा देना। डिटर्मिनेंट तभी निकाल सकते हैं जब स्क्वायर मैट्रिक्स हो, एडजॉइंट तभी डिफाइन करते हैं जब स्क्वायर मैट्रिक्स हो। अब देखो हमारे पास आया, वी हैव, क्या आया, ए एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई, ये पढ़ा अपन ने। ए क्या है, एक मैट्रिक्स, तो ये किसी भी मैट्रिक्स के लिए होल्ड करेगा, स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए, अरे हाँ कि ना, तो ए की जगह मैं कोई दूसरा स्क्वायर मैट्रिक्स रख दूं तो कोई तकलीफ नहीं है, तो नहीं है तो ठीक, रिप्लेसिंग ए बाई एडजॉइंट ए, एडजॉइंट भी तो एक मैट्रिक्स है, तो ए की जगह एडजॉइंट ए रख रहा हूँ, देखना भाई, एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए, अरे हाँ गिना, इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए आई, आया नहीं आया, ठीक है क्या, कुछ लोग दिमाग घूम गया होगा, समझ में आया कि नहीं आया, ए की जगह क्या रखा है, एडजॉइंट ए, वेरी गुड। एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, ये निकाला हुआ है, अरे ये निकाला हुआ है, ये वैल्यू रख दी, अरे ठीक है क्या, आइए दोनों तरफ ए से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये तो स्केलर नंबर है, बाहर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ए आई, आया नहीं आया, अरे ये रियल नंबर है ना, अब देख ए एडजॉइंट ए लिख दूं, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू दिस, अच्छा ए आई क्या हो जाएगा, ए आई क्या हो जाएगा, ए, आया कि नहीं आया, वेरी गुड। अब देख आई इंटू एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए, ये मैट्रिक्स है, ये भी मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर का, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स से अगर मल्टीप्लाई करेंगे मैट्रिक्स को तो वही मैट्रिक्स आ जाएगा। सो एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए इज इक्वल टू, और ये उधर चला गया, तो डिटर्मिनेंट ऑफ, आया नहीं आया, प्रोवाइडेड, समझ में आया कि नहीं आया, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, नोट करो।
लिख लिया क्या सभी लोगों ने? अब थोड़ा और आगे बढ़ूँ क्या? अब दोनों तरफ डिटर्मिनेंट लगा रहा हूँ। एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ दिस। अरे हाँ कि ना? लोग भी हाथ पाँव फूल रहे हैं। ये रियल नंबर है, ये मैट्रिक्स है और इसका डिटर्मिनेंट ले रहा हूँ, तो ये रियल नंबर मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट में है। बे हाँ कि ना? ये रियल नंबर है ना, ये मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट में है। अरे ये मैट्रिक्स है ना, अब उसका डिटर्मिनेंट तो हर एक रो से बाहर आएगा। कौन हर एक रो से बाहर आएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर, वो हर एक रो से बाहर आएगा। नहीं समझ में आ रहा है? ले लूँ बाहर? ले लूँ तो कितनी बार आएगा? n टाइम्स। अरे यार, और अंदर क्या बचेगा? ए का डिटर्मिनेंट नहीं आया। देख, यह डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n स्क्वायर माइनस 2n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब पावर ऐड होगा ना, n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1, यानी क्या आया? एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस 1 का होल स्क्वायर। अरे यार, काहे हंस रहा है भाई? नहीं पढ़ाऊँ? यस, ऐसा नहीं बोला करो। एक बार फिर से, क्या समझ में नहीं आया ये पूछो। हाँ तो ये अच्छा, ये समझ में आया? इतना तो आया ना? हाँ, देख इसको, बेसिकली है क्या? ये कुछ लैम्डा है ना बेटा, रियल नंबर आया। तो ये जो क्वांटिटी है वो है लैम्डा ए, राइट? लैम्डा ए मतलब ए क्या था, ध्यान है आपको? मैट्रिक्स था। और लैम्डा ए का मतलब क्या हुआ? लैम्डा इंटू ए 1 1, सब में लैम्डा 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 लैम्डा। तो हर एक से जब डिटर्मिनेंट लोगे तो रो से बाहर आएगा ना, तो लैम्डा कितनी बार बाहर आएगा? n टाइम्स। तो लैम्डा की पावर n बाहर हो जाएगा ना बेटा, और अंदर क्या बचेगा? आया कि नहीं आया? अरे जबरदस्ती हाँ मत बोलना, आया कि नहीं आया? हाँ तो बस वही किया है। अभी भी नहीं है? अरे भाई, ये एक रियल नंबर है ना, यहाँ देखो, वहाँ देखो। और किसी को डाउट तो पूछो। आगे बढ़ूं क्या? आइए, थोड़ा सा और है। रिप्लेसिंग ए बाई एडजॉइंट ऑफ ए। अरे ए को क्या लिख दिया? एडजॉइंट। क्या दिक्कत? एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए की पावर n माइनस 1 का स्क्वायर। अरे नहीं आया? और ये तो निकाला हुआ है, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट तो निकाला हुआ है ना अपन ने। क्या निकाला हुआ है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस 1 निकाला हुआ है ना। तो ये हुआ डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस 1 की पावर n माइनस 1 का स्क्वायर।
यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 का क्यूब। आया नहीं आया? ये देख, ट्रेंड दिख रहा है क्या तेरे को? देख, 3 एडजॉइंट लगे तो पावर क्यूब हुआ, 2 एडजॉइंट थे, 1 एडजॉइंट था। तो समझ ही गए होंगे मेरी भावनाओं को आप। ये कितने एडजॉइंट? n एडजॉइंट्स। तो कितना आ जाएगा? हे प्रभु, थोड़ा और अभी तो है बहुत समय अपने पास। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। लेट A and B are two matrices, then B is called inverse of A if and only if AB is equal to I is equal to BA, and we write B is equal to A इनवर्स। अगर कोई एक मैट्रिक्स A है और B उसका इन्वर्स है, ये तभी हम बोल सकते हैं जब B को मैं पोस्ट मल्टीप्लाई करूँ A में या प्री मल्टीप्लाई करूँ A में। रिजल्ट क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये नोट करिए, ये डेफिनेशन है इन्वर्स की। लिख लिया क्या? ये डेफिनेशन है, ठीक है। ए इनवर्स का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि 1/a, वो पावर -1 नहीं है, ये सिंबल है लिखने का, ठीक है। क्योंकि मैट्रिक्स का डिवीजन कुछ नहीं होता है, मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड है और एडिशन डिफाइंड है, बाकी डिवीजन डिफाइंड नहीं है। अब देखो ध्यान से, वी हैव, देख मैं स्टेप बाय स्टेप बेटा आपको सिखा रहा हूँ, आप लोग सीख जाओगे ना तो बहुत आसानी को, फिर रटोगे तो मज़ा नहीं आएगा। ए एडजॉइंट अभी पढ़ा हमने, इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए पढ़ा ना अभी अपन ने। देख, इस डिटर्मिनेंट ऑफ ए से डिवाइड करता हूँ, एडजॉइंट ऑफ ए बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। नहीं आया? अरे ये रियल नंबर है ना बेटा, तो इससे मैं डिवाइड तो कर सकता हूँ ना मैट्रिक्स को, हर एक नंबर उससे डिवाइड हो गया, इसका मतलब हर एक मेंबर किसका? एडजॉइंट ए का। सुन,
लेकिन डिवाइड मैं तभी कर सकता हूं जब ये क्या हो, नॉट इक्वल टू 0। तो अब यहाँ से एक चीज़ ध्यान रखना कि एडजॉइंट अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए की बात करें या तो 0 आएगा या नॉन जीरो आएगा। अगर 0 आया तो बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? सिंगुलर मैट्रिक्स। और इसमें बोलेंगे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। मतलब हम ये जो काम कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए। अब देखो इस इक्वेशन को ध्यान से और इस इक्वेशन को ध्यान से, दोनों को ध्यान से देखो और कंपेयर करें। कंपेयर करें, सो कंपेयर करो। कंपेयरिंग विद द डेफिनेशन गिवन, बी मस्ट बी इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए बाई, बी क्या था? ए इनवर्स। सो ए इनवर्स को आज के बाद अपन क्या लिखेंगे? एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये समझ में आया कि नहीं आया? और एक चीज़ और समझ में आई। क्या समझ में आई? कि ए इनवर्स एग्जिस्ट ओनली व्हेन दिस इज नॉट इक्वल टू 0, ओनली फॉर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सबके लिए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, उसी के लिए करेगा जिसके लिए डिटर्मिनेंट 0 ना हो, मतलब नॉन सिंगुलर। ठीक, यहाँ तक नोट करो। अब देखो ध्यान से, मान लो कि ये मैट्रिक्स है ए और हमें निकालना है फाइंड ए इनवर्स। सबसे पहले हमारा जो काम होता है उसका डिटर्मिनेंट निकालना, क्योंकि डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो बोल देंगे डज नॉट एग्जिस्ट, फिर निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। सबसे पहले डिटर्मिनेंट की वैल्यू देखो, ध्यान से देखो, स्टेप समझ लो, बहुत आसान सी चीज़ है। डिटर्मिनेंट निकालने तो आता है अपने को, लिखूं 2 इंटू 9 माइनस 2, अरे ठीक है क्या? और ये माइनस माइनस प्लस, -15 प्लस 3 और फिर प्लस 3 -10 प्लस 9। ठीक है बेटा, तो ये 7 2 जा 14, ये -12 और वो कितना जाएगा -3, कितना आया -1। -1 आया मतलब इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, अगर 0 आता तो नहीं करता। सो इन्वर्स एग्जिस्ट। अब आइए इन्वर्स निकालने के लिए सबसे पहले अपन निकालेंगे मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स कैलकुलेट करेंगे, ध्यान रखना साइन याद है ना, याद है ना? चलो इसका कोफैक्टर देखो 7, अरे बोलो यार, प्लस साइन के साथ लिख दूं। इसका कोफैक्टर
-12 माइनस साइन के साथ +12। अरे यार इसका को फैक्टर बेटा -1 प्लस साइन तो -1। इसका को फैक्टर बोलो बोलो यार -9 तो माइनस माइनस प्लस हो गया। इसका को फैक्टर बोलो $15 प्लस साइन के साथ तो 15। इसका को फैक्टर बोलो वन तो -1 है ना। इसका को फैक्टर बोलो -10 प्लस साइन तो -10। इसका को बोलो -17 हो गया, प्लस आएगा माइनस साइन। इसका बोलो 11 1। ठीक है भाई, तो एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा CT। एडजॉइंट ए क्या होता है CT। तो CT हो गया देख 7 12 -1 9 15 -1 -10 -17 1। अरे ठीक है। फाइनली ए इनवर्स एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए विच इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आया -1 से डिवाइड करना है सारे एलिमेंट्स को। -1 से डिवाइड करें माइनस से ये आ गया आंसर। आया कि नहीं आया? नहीं, वो उसका इन्वर्स है। आप निकालो, एक दे रहा हूँ, ये मैट्रिक्स है, इन्वर्स निकालना है। डिटर्मिनेंट 0 आ गया होगा। अरे हाँ कि ना, तो इस तरह के मैट्रिक्स बोलते हैं नॉट इन्वर्टिबल। क्या बोलते हैं? नॉट इन्वर्टिबल, इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। इन्वर्टिबल मतलब इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, नॉट इन्वर्टिबल मतलब इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये इन्वर्टिबल नहीं है। आया क्या सबको? अब दूसरा देता हूँ।
इन्वर्स निकालिए। मैंने आंसर भी लिख दिया है, अब आ जाए मैच कर लीजिएगा। ये इन्वर्स आना चाहिए। डिटर्मिनेंट आएगा -25। निकालिए जल्दी से। हो गया क्या बेटा? एक और कर लो, थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी। निकालो इन्वर्स। इसका इन्वर्स निकालो।
ये आंसर है। डिटर्मिनेंट की वैल्यू 1 आई है क्या? भाई आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सभी लोगों से आ रहा है, कुछ लोगों से अभी भी नहीं आ रहा है। चलो आखिरी कर लो। आगे आंसर बोल, रो वाइज। यहाँ पे -1 आएगा। ये प्रैक्टिस करना, एनसीईआरटी है ना आप लोगों के पास? इन्वर्स के जितने क्वेश्चन से करिएगा। ये एक तरीका है। एक और तरीका होता है एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस, वो मैं अगली क्लास में आपको सिखाऊंगा। अगली क्लास में वाइंड अप करेंगे इस चैप्टर को, ठीक है।